हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। पॉलिटी का पार्ट 2 का अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 1 है जो एनपीएस स्टडी पर चला गया है, एनपीएस स्टडी सेंटर पर हम डाले हैं। और पार्ट 2 का अगर बात करेगा तो पार्ट 2 जो गया है वो एनपीएस रेलवे स्टडी पर गया है, रेलवे स्टडी पर गया है। आपको भी पता होगा कि मेरा 2 चैनल चलता है, एक एनपीएस स्टडी सेंटर चलता है, अब दूसरा एक न्यू क्रिएट किए है एनपीएस रेलवे स्टडी को क्रिएट किया गया है। अब इसको स्पेशल रेलवे के लिए ही क्रिएट किया गया है, स्पेशल रेलवे के लिए, रेलवे के लिए। तो स्पेशल रेलवे के लिए एनपीएस रेलवे स्टडी है और बाकी अदर एग्जाम के लिए एनपीएस स्टडी सेंटर पर वीडियो जाएगा। अब पॉलिटी का पार्ट 3 लेके आ जाए हैं। अगर पॉलिटी का अगर बात करेगा तो पॉलिटी का आज पार्ट 3 लेक्चर दे रहे हैं और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले जो पीटी में सीबीटी 1 में किस हिसाब से पॉलिटी का प्रश्न बना था। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री का भी सेशन आएगा और फिर इकोनॉमिक्स का सेशन आएगा। तो चलिए, पिछले क्लास में हम 100 तक देखे थे, आज हम देखेंगे 101 से। बोला गया है कि किस केंद्रीय सेवा में अपने समकक्ष के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा और वेतन परिलब्धियां प्राप्त होती है। बोला गया है कि किस केंद्रीय सेवा में अपने समकक्षों के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां प्राप्त होती है, तो भारतीय विदेश सेवा में प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विदेश सेवा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध से संबंधित होता है? तो बोला गया है कि कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। वित्तीय संबंधों से अगर बात करिएगा तो भाग 12 जो है वो वित्तीय संबंधी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य था वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशित बढ़ाना, समावेशित बढ़ाना। तो याद रखेगा, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशित बढ़ाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 1971 के चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी का सरकार किन विशेष अधिकारों को समाप्त करने में आने वाली विधिक बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था? बोला गया है 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने किन विशेष अधिकारों को समाप्त करने में आने वाली विधिक बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान संशोधन किया था? तो पूर्व रियासतों के शाही भत्ते को, पूर्व रियासतों के शाही भत्ते को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन मामलों के जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना कब की गई थी? ये 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था, एनएचआरसी का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। ये क्या होता है? तो एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला गया है कि आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की समय सीमा कितनी होती है? तो आरटीआई अधिनियम के तहत किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की समय सीमा जो होती है वो कितना होता है? तो 30 दिन होता है। समय सीमा कितना होता है? तो 30 दिन होता है, 30 दिन होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया धारक होता है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो धारक होता है वो विशेष विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी नागरिक होता है, विशेष विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी नागरिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल समझिएगा, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया धारक क्या होता है? तो विशेष विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी नागरिक होता है।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता पिता पर कर्तव्य लगाने के लिए 86वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पेश किया गया था। तो याद रखेगा कि 86वां संविधान संशोधन जो आया था वो कितना में आया था, तो 2002 में आया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था और ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के 1 का में है। याद रखिएगा 51 के 1 का में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता पिता पर कर्तव्य लगाने के लिए 86वां संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद पेश किया गया था। तो अनुच्छेद जो पेश किया गया था वो 51 के 1 के पेश किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस अधिनियम ने केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी को संवैधानिक दर्जा दिया था। बोला गया है कि किस अधिनियम ने केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 ने, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 ने सीवीसी को सर्वाधिक संवैधानिक या संविधिक दर्जा दिया गया था। याद रखेगा 2003 में मिला था किसको, तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को एक संविधिक दर्जा जो मिला था वो कब मिला था, तो 2003 में मिला था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है 20 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल न्यायाधीश से बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए किस आवश्यकता को बहाल किया है। बोला गया है कि 20 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल न्यायाधीश बनने के इच्छुक अभ्यर्थी के लिए किस आवश्यकता को बहाल किया है। तो 3 वर्ष के वकालत का अनुभव होना चाहिए। दोस्त बता देते हैं कि क्वेश्चन है जो ग्रेजुएट लेवल में भी रिपीट किया है, याद रखिएगा। तो ये बताइए 3 वर्ष के वकालत का अनुभव होना चाहिए। अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करना और केवाईसी डिजिटल मानदंडों में संशोधन का निर्देश देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का पुनः व्याख्या किया है। बोला गया है अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने हेतु केवाईसी डिजिटल मानदंडों में संशोधन का निर्देश देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद किसमें, तो 21 में व्याख्या किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन है जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच सही का अंतर करता है। बोला गया है कौन सा कथन है जो एक मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच सही अंतर करता है। तो मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब मंत्री परिषद में सभी होते हैं जो श्रेणियों का मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। याद रखिएगा मंत्रिमंडल में वरिष्ठ होता है, ठीक है, और जबकि परिषद में मतलब मंत्री परिषद में श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं और परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा वित्तीय शक्तियां राज्य के राज्यपाल में निहित नहीं है। बोला गया है कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं जो राज्य के राज्यपाल में निहित नहीं होती हैं। तो देखिए शक्ति कौन कौन सा राज्यपाल के पास होता है। तो देखिएगा विधानमंडल में राज्य का बजट प्रस्तुत करना किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। राज्य आकस्मिकता निधि का व्यवस्था करना ये भी सही है, व्यवस्थापन करना, और धन विधेयक को स्वीकृत करना ये भी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कर अनुमोदित करना ये है जो राज्यपाल में निहित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि स्वतंत्र रूप से कर का अनुमोदित करना ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आरक्षित राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। बोला गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आरक्षित राज्य विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित किया है। तो कौन किया है, तो तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में बोला है कि मई 2025 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए प्रवीण सूद का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अधिवक्ता विधेयक 2025 ने विधिक पेशे में किस महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रस्तावित किया है? बोला गया है कि अधिवक्ता विधेयक 2025 ने विधिक पेशों में किस महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रस्तावित किया है? तो इन हाउस काउंसिल और निगम वकीलों के विधि व्यवसायी के रूप में मान्यता दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोला गया है कि संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची का एक विषय बना दिया। बोला गया है कि किस संशोधन ने शिक्षा को एक समवर्ती सूची, याद रखेगा शिक्षा है जो किस में जाता है? तो समवर्ती सूची में जाता है। तो किस में बनाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन ने बनाया है। 42वां संविधान संशोधन ने बनाया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई E0 FIR पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो E0 FIR का पहल का साइबर धोखाधड़ी की FIR में तेजी लाना, साइबर धोखाधड़ी से FIR में तेजी लाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला है यदि कोई भी RTI आवेदक लोक सूचना अधिकार का निर्णय से व्यथित है तो RTI अधिनियम के धारा 19 के अंतर्गत कितने दिनों में पहली अपील दायर की जानी चाहिए? पहली अपील दायर की जानी चाहिए तो 30 दिनों में। बोला गया है यदि कोई भी RTI आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय या प्रतिक्रिया की कमी से व्यथित है तो RTI अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कितने दिनों में पहली अपील दायर करना चाहिए? तो 30 दिनों में अपील दायर करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि 30 दिनों में पहली अपील दायर करना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि किस संशोधन ने विधायिकाओं ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए 2030 तक बढ़ा दिया है? बोला गया है कि किस संशोधन ने विधायिकाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां SC और ST के लिए सीटों को आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए मतलब 2030 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 2030 तक बढ़ाया कौन सा? तो 104 संविधान संशोधन में, 104वां संविधान संशोधन में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। SC और ST के लिए याद रखिएगा, SC और ST के लिए 2030 तक जो बढ़ाया गया है कौन सा संशोधन? तो 104वां संविधान संशोधन में। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी और जिसका उद्देश्य वर्तमान संदर्भ के ध्यान में रखते हुए आदर्श भारतीय गांव के संबंध में महात्मा गांधी की व्यापक दृष्टि को वास्तविकता में बदलना था। तो ये कब रखा गया था? तो 2014 में। ठीक है, तो संसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा कि 2014 में शुरू की गई थी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? याद रखिएगा कि भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है जो किसके लिए? तो अगर राज्य का मुख्यमंत्री होता है जो राज्य के राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होता है, राज्य के राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? बोला गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किसी न्यायालय में नहीं जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 में। याद रखिएगा 36 में परिभाषा देखने को मिलता है और 37 में न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, 37 में किया गया है। आपको भी पता है कि अगर नीति निर्देशक सिद्धांत है जो 36 से कहाँ तक है? तो 51 तक है। फिर आगे प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद को सामान्य न्यायिक समीक्षा के लिए, याद रखिएगा न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया गया जाता है?
बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद को समानता न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है? तो अनुच्छेद 13 को किया जाता है, अनुच्छेद 13 को किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन एनडीआरएफ के गठन कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था। तो याद रखिएगा, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन की जो गठन किया गया था वो 2006 में किया गया था। फिर बोलता है कि काम का न्याय संगत, काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करना और मातृत्व राहत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 42 में है। काम के न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत का प्रावधान करने भारतीय संविधान का किस में है? तो भारतीय संविधान का 42 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के ए के तहत प्रदान किया गया है? बोला गया है कि कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के 43 के ए के तहत प्रदान किया गया है? तो औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, याद रखिएगा औद्योगिक के क्षेत्र में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले देखिएगा, श्रमिकों के लिए जीविक मजदूरी है जो ई नहीं बात किया गया था। औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का बात किया गया था जो ऐड किया गया था 43 के ए में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? बोला गया है कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? तो कौन सा साधन है ये देखेंगे तो संसद द्वारा सरकारी विधेयक का अनुमोदन, तो संसद द्वारा सरकारी विधेयक का अनुमोदन ही सही है। लोकसभा में प्रश्नकाल उठता है, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है, ये भी है। लेकिन कौन सा साधन नहीं है? तो कार्यपालिका के कार्यों का न्यायिक समीक्षा, ये नहीं है। ठीक है, कार्यपालिका के कार्यों का न्यायिक समीक्षा ये साधन नहीं है। तो वही बोला था कि कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है, तो कार्यपालिका के कार्यों का न्यायिक समीक्षा इसमें नहीं है। हेमा मालिनी, जिन्हें अप्रैल 2025 में महिला सशक्तिकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, हेमा मालिनी को 2025 में महिला सशक्तिकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, तो किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो मथुरा से करती है। हेमा मालिनी कहाँ से करती है? तो मथुरा का प्रतिनिधित्व करती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत के संविधान, अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायालय में चुनौती दिए जाने से बचाती है। बोला गया है भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से कौन बचाती है? तो 9वीं अनुसूची बचाती है। तो ही बोला गया है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है जो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायालय में चुनौती दिए जाने से बचाती है। तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में बोला गया कि भारत में लोक अदालत के द्वारा प्राय किस प्रकार के मामलों पर सुनवाई नहीं की जाती है? बोला गया है भारत में लोक अदालतों, तो लोक अदालतों का अगर बात करेगा तो उपयोगिता बिल विवाद भी किया जाता है, मोटर दुर्घटना दावे भी किया जाता है और विवाद विच्छेद समझौता भी किया जाता है, लेकिन हत्या के मुकदमा नहीं किया जाता है। याद रखिएगा कि लोक अदालत में हत्या का मुकदमा नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा? तो अनुच्छेद 131 के अनुसार क्या निम्नलिखित में से क्या सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा या निम्नलिखित में से क्या सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो राज्यों के बीच या राज्य और संघ के बीच विवाद, राज्यों के बीच और राज्य या संघ के बीच विवाद आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि भारत का कौन सा विधिक प्राधिकार लोक अदालतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? बोला है कि भारत में कौन सा विधिक प्राधिकार लोक अदालतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में कौन सा विधिक प्राधिकार लोक अदालतों को संवैधानिक
या सांविधिक दर्जा प्रदान करता है तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस मामले पर लोक अदालत द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। तो याद रखिएगा, मोटर दुर्घटना भी हम बताएं कि मोटर दुर्घटना दावा, आपसी समिति के तहत तलाक का विवाद भी जो मामला लोक अदालत के द्वारा किया जा सकता है, भूमि अधिग्रहण मामला भी किया जा सकता है, लेकिन गैर समनीय दंडनीय अपराध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो गैर समनीय दंडनीय अपराध नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि अपराध के लिए दोषी सिद्ध संबंध में संरक्षण का अधिकार और आत्म दोषी सिद्ध से संरक्षण सहित के अंतर्गत आता है। बोला गया है कि अपराध के लिए दोषी सिद्ध संबंध में संरक्षण का अधिकार और आत्मा दोषी सिद्ध संरक्षण, मतलब संरक्षण किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 20 में मिलता है। देखिएगा 22 में भी नहीं मिलेगा, 23 में भी नहीं, 21 में मिलेगा। तो ये बताइए कि बोला है कि अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार, याद रखिएगा संरक्षण का अधिकार और संकट और आत्मदोषी सिद्ध के संरक्षण में कौन सा होता है, आर्टिकल नंबर 20 में किया गया है। फिर बोला है पीएम स्वनिधि योजना केवल उन्हीं राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्हें पथ विक्रेता मतलब जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम के अंतर्गत नियमों और योजना को अधिसूचित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो 2014। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि भारत में जिला न्यायालय का सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। बोला गया है कि भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो जिला न्यायाधीश होता है। याद रखिएगा जिला न्यायाधीश होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे भारत में अगर जिला न्यायालय का सिविल प्रशासन का प्रमुख पूछेगा तो जिला न्यायाधीश होता है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है तो दंड विधि आता है। समवर्ती सूची के कौन आता है, तो दंड विधि आता है। तो याद रखिएगा दंड विधि आता है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किए गए संविधान का 129वां संशोधन विधेयक। बोला गया है 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया संविधान 129वां संशोधन, 129वां, याद रखिएगा 129वां संशोधन तो निर्वाचन आयोग को एक ही समय में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्रदान करता है। बोला गया है कि निर्वाचन आयोग को एक ही समय में लोकसभा हो और सभी राज्य के विधानसभा के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा कि 129वां जो संशोधन है वो निर्वाचन आयोग का ये अधिकार दिया गया है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराने का अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, तो अगले प्रश्न में बोला गया है कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के किससे संबंधित है। याद रखिएगा 105वां था जो ओबीसी की पहचान करने की राज्य सरकार की शक्तियां दिया गया था। ओबीसी की पहचान करने की राज्य सरकार की ये शक्तियां दिया गया था। जीएसटी का अगर बात करेगा तो जीएसटी आपको पता है कि 101वां में आया था। 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी का जिक्र किया गया था। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला गया कि लंबे समय से चले आ रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अप्रैल 2025 में गुवाहाटी में किन दो राज्यों सरकारों ने आधिकारिक स्तर की वार्ता की है। तो बोला गया है कि लंबे समय से चले आ रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अप्रैल 2025 में गुवाहाटी में किन दो राज्य सरकार ने आधिकारिक स्तर की वार्ता की है। तो मिजोरम और असम ने की है। मिजोरम और असम में की है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया के बजाय संसद के एक साधारण और अधिनियम बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2 संसद कानून द्वारा नए राज्यों को शामिल कर सकती है।
सिंपल समझिएगा कि संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया के बजाय, मतलब 368 में इसका जिक्र नहीं किया गया है। कहा है कि 368 में जिसका जिक्र किया जाता है उसका राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन उसका बजाय बोल दिया, क्या बोला, बजाय संसद के एक साधारण अधिनियम, मतलब साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 2, संसद कानून के द्वारा नए राज्य को शामिल कर सकता है। अब अगर नए राज्य में, जैसे हम लोग का राज्य जो हुआ, अगर राज्य को सीमा हो गया, संगठन सीमा वगैरह या नाम वगैरह चेंज करना है तो कौन सा आर्टिकल लगाता है, तो आर्टिकल नंबर 3 लगाता है। और ई 2 और 3 को 368 से अलग रखा गया है। और अगर 368 में जो भी अनुच्छेद आता है, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति के बिना परमिशन के आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये 2 और 3 को क्या है, तो 368 से बाहर रखा गया है। तो 2 में कोई विदेशी राज्यों को जोड़ने के लिए और 3 में किसी भी अंदर राज्य के नाम वगैरह या सीमा वगैरह परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, संविधान की कौन सी अनुसूची है जो पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र को प्रशासन से संबंधित है। बोला गया है संविधान का कौन सा अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची है। कौन सी, तो 5वीं। बोला है नागरिकता अधिनियम 2019 के अनुसार कौन सा समुदाय केवल 6 वर्षों के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। सिंपल कहा गया है कि एक नागरिकता अधिनियम 2019 के अनुसार कौन सा समुदाय होता है जो केवल 6 वर्ष के निवास भारत में कर सकता है और वो नागरिकता आवेदन प्राप्त कर सकता है। तो पाकिस्तान के आए सिख को यह अधिकार दिया गया है। पाकिस्तान से आए सिख को, पाकिस्तान से आए किसको, तो सिख को यह अधिकार दिया गया है कि 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कितना, तो 6 वर्ष के लिए। कहाँ से आना है, तो पाकिस्तान से। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संसद कुछ विषयों से संबंधित मामलों को निर्णय हेतु न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। तो कौन सा विषय विशेष रूप से अनुच्छेद 323 के बी के अंतर्गत आता है, तो कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार और आदि जैसे मामले जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम का नाम क्या है। बोला गया है अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों, अखिल भारतीय सेवाओं का नियमों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के अधिनियम कौन सा होता है, तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 आता है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। तो नागालैंड के राज्य के लिए याद रखेगा 371 का ए होता है जो विशेष प्रावधान करता है। 371 का ए है जो नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान करता है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा युग्म है जो अपने संक्षिप्त नाम और फंक्शन दोनों के साथ सही तरीके से मेल खाता है। बोला गया है कि कौन सा नाम दिया गया है जो संक्षिप्त नाम और फंक्शन दोनों के साथ सही तरीके से है, तो रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर चालू होने पर आवश्यक बूट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। बोला गया है कि रीड या फिर रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है और कंप्यूटर जब चालू होने पर आवश्यक बूट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, आवश्यक बूट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें देखिएगा बोला गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर के मामले में विचार किया जाएगा। बोला गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 के अनुसार याद रखिएगा अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियां हो गया और अनुसूचित जनजातियों को किस पर विवाद या मामले पर विचार किया जाएगा, तो सार्वजनिक रोजगार पर बात किया जाएगा। सार्वजनिक रोजगार पर बात किया जाएगा आर्टिकल नंबर 335 के अंतर्गत। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ और राज्यों के बीच
विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है, तो 246 है। बोला गया भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, जो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है, तो याद रखिएगा 246 है। कौन सा, तो 246 है, जो संघ और राज्य, याद रखिएगा संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण से संबंधित है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय राज्य मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन का निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है, तो भारतीय राज्य मंत्रियों का बोला है। इसका तो राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन कौन करता है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त बता देते हैं कि इसमें हम करीब कितना क्वेश्चन, तो 52 क्वेश्चन किए हैं, 52 क्वेश्चन किए हैं। तो इस हिसाब से आपको 350 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें करीब लगता है 2 से 3 लेक्चर और आएगा, और 2 से 3 लेक्चर में आपको पूरी तरह से पॉलिटी है जो समाप्त होगा अंडर ग्रेजुएट का प्रीवियस पेपर, ठीक है। इसी तरीका से हिस्ट्री का अगर बात करेगा तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन अगर दिखेगा तो हिस्ट्री का कितना प्रश्न बना है, तो इसका भी करीब लगता है 360 के करीब प्रश्न बना है। तो इसको भी 4 से 5 लेक्चर में हम पूरी तरह से खत्म करने का कोशिश करेंगे। और बाकी इकोनॉमिक्स का देखिएगा तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं पूछा है, करीब लगता है 130 क्वेश्चन के प्रश्न बना है इकोनॉमिक्स का। फिर उसी तरीक़ा से ज्योग्राफी करवा देंगे, और लास्ट में हम कंप्यूटर करवाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का 4 से 5 या कहीं कहीं 7 भी पूछा गया है। तो कंप्यूटर का लास्ट में लेक्चर हम लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।